अच्छा बेटा ये देखो, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर है 3x3, इसमें 3 रोज़ हैं, रो 1, रो 2 और ये रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। एक्सपेंशन से मुराद ये होती है कि जिस तरह आपके पास 2x2 था ना, तो अगर जिस तरह ये 2x2 का है, ये भी मैं बताता हूँ कैसे है। जैसे ये था तो आप क्या करती थी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देती थी माइनस, फिर इसको इससे करती थी। अभी इसको भी तो एक्सपेंड करने का एक तरीका है ना। ये जो प्रोसेस था ना, ये जो हम करते थे पहले, इसको हम बोलते थे एक्सपेंशन, लेकिन तब हम ये वर्ड नहीं यूज़ करते थे, हम कहते थे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ये है। अब हम इसकी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ना, तो अब क्योंकि ये बड़ा है साइज़ में, तो इसके लिए वर्ड स्पेसिफिक यूज़ होना शुरू हो गया एक्सपेंशन का। अभी मैं R1 से एक्सपेंशन करने लगा हूँ। R1 रो 1 से एक्सपेंशन से मुराद ये होगी कि फ़र्स्ट एंट्री को आपने एज इट इज़ लिख देना, फर्स्ट एंट्री के सामने जो रो है और उसके नीचे जो कॉलम है उसको छोड़ देना। बाकी आपके पास बेटे वैल्यू बचेगी 1 2 3 4, ये आपने इधर लिख देनी तरतीब से। फिर आपने खुद से माइनस का साइन, हालांकि 2 के साथ भी माइनस है, लेकिन आपने खुद से माइनस लगाना है फार्मूले का। फिर आएगा ये वाली वैल्यू जो भी है, ये -2 आ गई। अब आपने इसकी रो पूरी छोड़ देनी है, इसका कॉलम भी पूरा छोड़ देना है। 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपके पास रो 1 की पहली एंट्री, रो 1 की दूसरी एंट्री, अब रो 1 की तीसरी एंट्री। पहली वैल्यू जो थी वो प्लस से स्टार्ट हुई थी, वो खुद नेगेटिव वो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर प्लस लग सकता है, लगा होता है, ठीक है। उससे अगली वाली क्या नेगेटिव, और उससे अगली वाली क्या पॉजिटिव। फिर देख लो वो नेगेटिव है, वो हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमने पॉजिटिव ही लगाना है, और ब्रैकेट में -4 आ जाएगा। अब उस की क्या करेंगे, हम रो छोड़ देंगे और कॉलम भी छोड़ देंगे। तो बाकी ये 4 वैल्यूज़ जो है ना, ये उठा के आपने इधर लिख देनी। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये आपको करना आता है, और ये आपके पास रो 1 से एक्सपेंशन आएगी। पहले इस चीज़ को समझो, मैं फिर आपको रो 2 और रो 3 की वीडियो भेजता हूँ। अच्छा बेटे, अब इसमें ये देखो, ये आपके पास वही मैंने डिटर्मिनेंट लिया, एक्सपेंड बाय R2 करेंगे। रो 2 आपके पास ये है 3 -1 -3 है। मैंने आपको अभी रूल बताया था प्लस माइनस प्लस, अब अगली वैल्यू फिर माइनस में आएगी। ये तरतीब यूँ भी यूँ ही चलेगी, यूँ करके यूँ। ये देखो प्लस माइनस माइनस लगाएंगे इसके साथ, तो देखो मैंने -3 लगाया, ये वाली रो भी छोड़ दी, ये कॉलम भी छोड़ दी, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ लिख दी। उससे आगे चलो तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है, अब वो माइनस में था, उससे अगली प्लस में होगी। इसकी ये पूरी रो छोड़ दो, इसका ये पूरा कॉलम छोड़ दो, 5 -4 -2 एंड 2, वो ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और उसके बाद बेटे आपके पास लास्ट कौन सा है, ये -3। ये पूरी आपने रो छोड़ दी, ये है तो माइनस में, और हमारी वैल्यू भी तरतीब में जो आ रही है वो माइनस में ही आ रही है, माइनस प्लस, और फिर ये क्या माइनस में, वो ऑलरेडी ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हमें कंसर्न नहीं है। ये देखो ये पूरी रो भी छोड़ दूंगा, और ये वाला कॉलम भी छोड़ दूंगा, 5 -2 और 1 वो इधर लिख दूंगा। बाकी आपने एक्सपेंशन वैसे ही करनी है। और जब रो 3 पे आओगे, तो रो 3 जब ये लोगे तो बेटे आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस में आएगी, ये माइनस में आएगी, ये प्लस में आएगी, और वही रूल होगा कि ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब इसको लोगी तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, और इसी तरह जब इसको लोगी तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। अच्छा बेटे, इसमें आप कॉलम से जब एक्सपेंड करोगी तो ये C1 कॉलम है आपका, तो C1 का मतलब है ये वैल्यू, वही उसी तरह प्लस माइनस प्लस, तो 5 रखोगी, ये रो भी गई, ये कॉलम भी गया, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज इधर आ जाएंगी। फिर -1, फिर ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 2 3 4 वैल्यूज़ ये इधर लिख देनी है। फिर आपके पास आ जाएगा 3, वो +3 आ जाएगा इधर, और ये रो भी गई और ये कॉलम भी गया, तो ये आपके पास ये वाली 4 वैल्यूज़ जो है ना, वो आपने इसमें लिख देनी। बाकी कैलकुलेशन करनी एक्सपेंशन की, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा आपके पास ना आप प्रॉपर्टीज़ आ गई, डिटर्मिनेंट की 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। हम 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। 3.3 इसी पे बेस करती है। ये देखें आपके पास कि इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब आप अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो नया मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब ट्रांसपोज बताया था मैंने कि तमाम रोज़ कॉलम की फॉर्म में लिख दी जाती हैं। उससे पहले आप क्या करें, ए का डिटर्मिनेंट लें, उसके बाद आप एक
का जो डिटर्मिनेंट है उसको उसकी जो भी आंसर आता है वो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन 1। फिर आप ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, ये टी था, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया उसने, उसको भी उसने एक्सपेंड किया, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उससे भी वही आंसर आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो इससे प्रूव हुआ कि आप अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लें, सपोज के उसका आंसर 5 आ रहा है, उसके बाद उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लें, तब भी वो 5 ही आंसर देगा। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी आपके पास प्रॉपर्टी सेकंड आ जाती है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब आप अगर रो 1 और रो 2 को आपस में क्या करें, एक्सचेंज कर दें। सपोज कि ये आपने 2x2 मैट्रिक्स लिया, ए पहले मैट्रिक्स था, बार्स लगा दे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आपको करना आता है। मेथड 1 देख लें इसका कि बाय इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रो, आपने क्या किया, ये सेकंड रो को फर्स्ट की जगह और फर्स्ट को सेकंड की जगह लिख देना, आप उसका आंसर निकालें। गौर करें, ये आंसर आएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो फिर ये ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा जो आपने ऊपर निकाल के रखा हुआ है। तो आपको इधर से प्रूव हो गया कि आंसर तो वही आएगा लेकिन विद माइनस साइन आएगा। फिर आप इसी तरह ये देख लें बाय इंटरचेंजिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहे रोज़ को कर लें इंटरचेंज, चाहे कॉलम्स को कर लें। तो कॉलम में क्या होगा, आपके पास ये है फर्स्ट मतलब ये आपके पास था फर्स्ट कॉलम और ये था आपके पास सेकंड कॉलम। आप सेकंड को फर्स्ट की जगह और फर्स्ट को सेकंड की जगह लिखें और उसी तरह एक्सपेंड कर दें, वो फिर माइनस कॉमन आएगा तो ए आएगा। तो ये तो था 2x2 के लिए। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो 3x3 का आ जाए तो उसमें बस एक चीज़ आपने जहन में रखनी, वो मैं आपको बता दूं कि सपोज कि आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने ये खुद से वैल्यूज़ ले ली हैं, आप कोई भी वैल्यूज़ ले। अब ये नहीं कर सकते कि आप ये R3 है और ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है तो R3 को R1 से इंटरचेंज करें, नहीं। आप R3 को R1 पे लेके जाना चाहते हैं, पहले आप R3 को R2 पे लेके जाएंगे, एक बार माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद फिर आप उसको R1 की जगह पे लेके जाएंगे और वो R1 उसकी जगह पे आ जाएगी, तो फिर एक और माइनस का साइन आएगा, 2 बार माइनस का साइन आएगा। जैसा मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये एक्सचेंज किया है R1 और R2 को, R1 और R3 को, मैं ये चाहता हूँ R3 R1 पे पहुँच जाए। तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 2 3 ये तो यहीं पे रहेगा, 7 8 9 ऊपर चला जाएगा, 4 5 और 6 नीचे आ जाएगा। ये मैंने किया है R2 एंड R2 R3 का मतलब क्या, आपने इनके ऊपर ऑपरेट किया है, इनको एक्सचेंज किया है। इससे अगला स्टेप क्या होगा, अब आप चाह रहे हैं कि ये अपना ये वाली चीज़ इधर आ गई है, मतलब ये वाली चीज़ जो थी, ये वाली थर्ड रो इधर आ गई है और ये चीज़ नीचे आ गई। अब इसको आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो एक और माइनस का साइन है, मतलब पहले ही बाहर एक माइनस था ना, वो -1 होता है, एक और -1 लगाएंगे और उसके बाद ये 7 8 9 ऊपर चला जाएगा। ये देखें 7 8 9 ऊपर चला गया, 1 2 3 नीचे आ गया और 4 5 तो 6 पहले ही नीचे था, तो ये वो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, मतलब डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकते। ये आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, अब आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 3। मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज़ करवा दी हैं, ठीक है, पहले बताएंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी में देखें कि इफ़ ऑल दी एंट्रीज इन एनी रो और एनी कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब ये तो बहुत सिंपल है ना कि अगर कोई एक पूरी की पूरी रो 0 हो जाए या एक पूरे का पूरा कॉलम 0, आप उसको एक्सपेंड कर लें किसी भी वे से, R1 R2 R3 रो C1 C2 C3 से, तो 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि इफ़ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ये भी बिल्कुल ये था, ABC है और ये भी ABC है, तो आप इसे एक्सपेंड कर लें तो इसका आंसर भी 0 आएगा। और अगर आपके पास ये कॉलम है 2 सेम, लाइक दिस वन ABC और ABC, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ABC यहाँ पे हो, ABC यहाँ पे और अगला वाला ABC यहाँ पे हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कंसेक्टिव कॉलम्स का होना ज़रूरी नहीं है, बस कोई से 2 रोज या कोई से 2 कॉलम सेम हो बस, तो आपका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा 0। ये प्रॉपर्टीज आगे यूज़ होनी है क्वेश्चंस के अंदर।
3.3 बेस ही इन्हीं प्रॉपर्टीज पे करती है। और आगे आपके पास है जी, इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए आइडेंटिकल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर के स्टैंड फॉर स्केलर, मतलब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, -0.5 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से किस चीज को मल्टीप्लाई करते तो वो जीरो हो जाता है। द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। के टाइम्स मतलब उतने गुना बढ़ जाएगा। मसलन ए दिया है ना आपके पास, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें, उसके बाद आप क्या करें, कोई नंबर के ले लें, उससे आप के मतलब रो 1 को मल्टीप्लाई कर दें के से, तो के बी आ जाएगी, उसको एक्सपेंड करें और इनमें दोनों में से के कॉमन ले लें। तो गौर करें, ये वाली चीज जो थी इतनी सी, इतना हिस्सा जो है ये वाला, ये ए का डिटर्मिनेंट है ना, और साथ में वायर क्या आ रहा के, तो के टाइम्स हो गया ना, ठीक है। इससे आगे आप चलें तो आपके पास आ जाता है, सर ये मेथड 2 की जरूरत नहीं है, वो एक ही बात है कि आप कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, चाहे रो को के से मल्टीप्लाई चाहे कॉलम से करें, रिजल्ट वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है, उसमें क्या जी कि इफ ईच एंट्री इन ए रो और कॉलम of a determinant is written as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। जरा ये गौर कीजिएगा, मेथड 1 है आपके पास। पहले तो आप क्या करें ना, आपके पास है, कंसीडर कर लें कि लैम्डा प्लस ए और म्यू प्लस बी और सी प्लस डी, ये लैम्डा और म्यू कोई कांस्टेंट लिए हैं, आप इसकी जगह पे और भी कोई सिंबल यूज कर सकते हैं, एक्स वाई भी कर सकते हैं, हम अमूमन इधर लैम्डा और म्यू ही आपकी बुक में लिखा है तो हम भी वही यूज कर लेते हैं। आप बेटे इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों को आती है, वो करें, फाइनल आंसर ये आ जाएगा ये। अब आप गौर करें इस चीज को, अगर हम ये वाली जो चीज है इतनी सी, इसको लिख सकते हैं लैम्डा डी, आपको पता है ना, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाली चीज इससे हो रही है, और प्लस इसी तरह आप इसको भी, ये वाली चीज जो है इसको भी मैनेज कर लें, मैनेज के ये यहाँ पे ए डी माइनस दरमियान में ये माइनस आ गया और बी सी आ गया, वो ये लिखा हुआ है। और मेथड 2 ये है। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। इधर तो इससे सिर्फ जस्ट ये लैम्डा वगैरह से दिया ना, मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ। अच्छा, इसमें आप देखिए, मैंने आपको लिख के दिया, ये एक डिटर्मिनेंट है, आप इस पर गौर करें, मैं कोई भी एक कॉलम ले सकता हूँ, कोई एक रो भी ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे भी कॉलम लिया है, ठीक है। तो ज़रा गौर करें, मैं इस 2 को लिख सकता हूँ 2 + 0, इस 10 11 को लिख सकता हूँ 10 + 1, इसको आप 5 + 6 लिख लें, वो आपकी मर्जी है। 1 को लिख सकता हूँ 2 + -1, ये 5 8 3 7 2 0, ये यूं ही लिख देने आपने। अब इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, एक आप बेटे इसको कर लें, उठाएं और इधर लिख लें, और इसके ये जो दूसरा वाला पोर्शन है ना, इसको इधर लिख लें, दरमियान में प्लस का साइन डालें, ये 5 8 3 7 2 0 इसमें भी आएगा और इस डिटर्मिनेंट में भी लिखेंगे, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। आपके पास सपोज के इस चीज का आंसर जो है ना वो आ रहा है 11, सपोज कर रहा हूं, तो इसका और इसका जो आंसर आएगा वो भी सम होके क्या आएगा, 11 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये आप खुद करें, इसको प्रूव करें, ये हो जाएगा। अगर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें 7th प्रॉपर्टी ये थी कि इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो नंबर के, देन एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। मीन्स कि ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स ए है, ये डिटर्मिनेंट उसका निकाल लें, उसके बाद आप एक काम करें, आप जो है ना आपकी ये जो इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो ए ऑफ ए डिटर्मिनेंट बाय के, मतलब आपने इसको के से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है, मतलब ये डिटर्मिनेंट है ना, के ए हो जाएगा, के बी हो जाएगा, उसको उठा के आपने क्या करना है, R2 में ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा आपके पास के ए प्लस सी और के बी प्लस डी, ठीक है। वो उसमें नीचे ऐड हो जाएगा इसमें ना, सी और डी में। उसके बाद वो कहता है इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करने के बाद देखेंगे वो दोबारा एक का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दें, या इसी तरह किसी कॉलम के साथ करें, तो डिटर्मिनेंट की सेध पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आंसर रहेगा इसका। ये आपकी 7th प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद आपकी 8th प्रॉपर्टी है, जो इधर इसने डिफाइन नहीं की हुई, मतलब की पीछे तो डिफाइंड है ये, कि वो कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज
ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो ये इस तरह का सीन है कि आपका पहले आपको पता हो कि मैट्रिक्स ट्राइंगुलर क्या होता है। ट्राइंगुलर दो तरह का होता है, एक अपर ट्राइंगुलर, एक लोअर ट्राइंगुलर। इस वक्त ये अपर ट्राइंगुलर है क्योंकि इसके ऊपर क्या बना हुआ है, ये जीरो की ट्राइंगल या तो ऊपर बन जाए या नीचे बन जाए, ठीक है। ये मेन डायगोनल है इसका 3, 5 एंड 1। आपने क्या करना है, अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो इसको यहाँ एक्सपैंड करके देखें ज़रा। मैंने R1 से एक्सपैंड किया 3, बाकी एक्सपैंड मैंने आपको बताया फिर से -0 और फिर एक बार 0 के लिहाज से रो 1 से एक्सपैंड किया ये, ठीक है। आंसर आपका क्या आएगा 15। और अगर आप देखें तो आप मेन डायगोनल की जो आपकी एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 इंटू 1 15 ही आता है। तो आपके पास अगर ऐसा केस हो जहाँ यहाँ ऊपर ट्राइंगल 0 की बन रही हो या नीचे बन रही हो, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम बजाय इसके पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के मेन डायगोनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनती है। तो ये आपकी 8 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई।